चलो देखो बेटा सामने। लास्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मैंने बताया था उसमें हम लोगों को कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्या होता है। आपने पढ़ा था मैक्सिमम 11% दे सकते हैं, नेट प्रॉफिट क्या होगा, मिनिमम कितनी जाएगी, इफेक्टिव कैपिटल कितनी होगी, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज बेटा सेकंड वाला टॉपिक हम लोग करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट, कंसेप्ट नंबर 2। हेडिंग बनाओ सब लोग। कंसेप्ट 2, डिविजिबल प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखिएगा डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। इसमें पहले लिखेंगे रूल 1। इसका नाम है पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। लिखो इसमें बेटा। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन। पहले लिखो कैलकुलेट डेफिसिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले बैलेंस इन पीएनएल, ओपनिंग बैलेंस, करेंट ईयर प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर उसी के नीचे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का सम करेंगे। . 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
ये ए हो गया, ये बी हो गया, डेफिसिट इन पीएल ए माइनस बी से आ जाएगा। स्टेप 2 लिखिए। स्टेप 2, लिखिए बेटा। कैलकुलेट हो गया, यहां तक स्टेप 1 हो गया सबका। स्टेप 2 में लिखो कैलकुलेट मैक्सिमम अलाउड लिमिट फॉर विड्रॉल फ्रॉम जनरल रिजर्व कंडीशन 1 है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व इसका 10%, कंडीशन 2 है जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15%, whichever is lower is allowed। इसी के नीचे लिखेंगे बेटा if allowed limit is sufficient then dividend can be paid out from general reserve in case allowed limit is lower than deficit
in PL then company should reduce its dividend on equity share capital dividend on equity share capital is 10% or average dividend distributed in 3 preceding year. Whichever is lower. चलो अब देखो बेटा, हो गया सबका? अब ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास में कंपनी का फाइनल अकाउंट। तो कंपनी के फाइनल अकाउंट में बनता क्या क्या है? एक कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, एक कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा। उसमें कुछ एडजस्टमेंट आ सकते हैं। कौन कौन से? ये चार एडजस्टमेंट आएंगे। पहला एडजस्टमेंट पिछली क्लास में हो गया था। दूसरा एडजस्टमेंट आज यहाँ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये देखो, यहाँ ये लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बात सुनोगे। बताओ जरा, चलो बताओ, कोई भी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। किसी भी ईयर के। बेटा कब खत्म होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब बताओ, यहां से यहां तक कंपनी बिजनेस करेगी। यहां से कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या यूं कह दो फाइनल अकाउंट बनने शुरू होंगे। कंपनी के फाइनल अकाउंट, साल भर जर्नल बना होगा, लेजर बना होगा, ट्रायल बैलेंस बना होगा, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट और पीएल यही बनेगा। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी का पीएल यहां बनेगा। अच्छा, जब पीएल बनेगा बेटा तब पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, है ना। जैसे यहां मान लो ईयर खत्म हुआ, यहां से करते करते यहां आके यहां पीएल बन के तैयार हुआ। जब यहाँ पीएल बन के तैयार होगा तो पता चलेगा यहाँ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसके बाद आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, इसके कुछ दिन बाद एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें डिविडेंड अनाउंस किया जाएगा, जिसको क्या पढ़ते हो? प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा। ये इतना समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च तक कंपनी बिजनेस करेगी। फिर उसकी बुक्स बनना शुरू होंगी। बुक्स कौन सी? फाइनल अकाउंट्स वाली। वो बन के तैयार हुई। प्रॉफिट लॉस का तब पता चलेगा। मान लिया प्रॉफिट हो गया, मान लिया प्रॉफिट हो गया,
तो एनुअल जनरल मीटिंग में सभी डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड कर लेंगे कितना डिविडेंड बांटना है, अनाउंस करके बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। मान लो आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, ठीक है। अब बताओ बेटा, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, पिछले साल इस कंपनी ने हर एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड बांटा था, ठीक है। आप क्या उम्मीद करते हो, इस साल 10 रुपए से ज्यादा या कम? ज्यादा। कम कम देगी कंपनी तो क्या करोगे? उसका शेयर बेच दोगे यार, दूसरे पे चले जाओगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी से? हमने क्यों शेयर खरीदा है? कमाने के लिए ना। तो समझ रहे हो मेरी बात? अब कंपनी मजबूर है बेटा, उसको हर हालत में 10 रुपए से ज्यादा बांटना है। वो हम लोग किताबों में खाली पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा तो देंगे, नुकसान होगा तो नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपसे कहूं मैं एक बिजनेस शुरू करने चल रहा हूं, लाओ पैसे दे दो, उसमें लगा दें, फायदा होगा तो देंगे, नुकसान होगा तो नहीं देंगे, दोगे मुझको पैसा, तो वही तो हो गया इक्विटी शेयर। तो टेक्निकली होता ऐसे है, कंपनी मजबूर है, कंपनी को डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं देगी शेयर होल्डर उसका शेयर बेचेगा, दूसरी कंपनी का शेयर खरीद लेगा, तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनो, 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का डिविडेंड पिछले साल दिया था, तो मजबूरी में 11 रुपए, मतलब 10 से कुछ तो ज्यादा देना ही पड़ेगा, 11-12 रुपए देना पड़ेगा। और जानते हो अभी एफएम पढ़ोगे तुम लोग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें कहते हैं डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर। क्या क्या डेफिनेशन है? इक्विटी शेयर वाले की जितनी उम्मीद है उतना दो उसको, वरना शेयर बेचेगा, किनारे हो जाएगा। मैक्सिमम तो किसी का पूरा ही नहीं किया जा सकता, मिनिमम किया जा सकता है ना। अब मान लो डायरेक्टर्स ने पता करवाया, अब ये हो रहा है 12 रुपए से नीचे देने पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा क्या? डिविडेंड नहीं दोगे, हर आदमी अपना शेयर बेचने लगेगा, बाजार में सप्लाई ज्यादा डिमांड कम, प्राइस गिर जाएगा। कोई कंपनी नहीं चाहती उसका शेयर का प्राइस गिरे। अब बताओ, कंपनी फंस गई, 10 रुपए से ज्यादा उसको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां तक समझ में आ रही सिचुएशन? अब सुनो बेटा, और यहां देखो, बोलो यहां तक ठीक है? अब अगली बात सुनो, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? पीएल से, प्रॉफिट से। कहां से? प्रॉफिट से। अब बेटा कंपनी ने, अच्छा अब यहां देखो, तो कंपनी ने पता लगाया 12 रुपए एक शेयर पे देना पड़ेगा। मान लो थोड़ी देर के लिए इनके पास 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी को किसी भी हालत में 1,20,000 रुपए बांटने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो मार्केट बोल रही है। अब जब यहां अपना पीएल चेक किया, कंपनी ने पीएल चेक किया, तो इसमें केवल 60,000 पड़ा है या 70,000 रुपए पड़े हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 70,000 का। लेकिन अगर हम 1,20,000 का डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो हमारे शेयर का प्राइस नीचे गिर जाएगा। अब बताओ, मजबूरी में बांटना पड़ेगा 1,20। कहां से पैसा लेके आओगे? रिजर्व में से निकालोगे? निकालोगे कि नहीं? वैसे तो रूल ये है, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, बट इफ करंट ईयर प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट, तो हम कहां से पैसा अरेंज करते हैं? जनरल रिजर्व से। समझ आ रहे बेटा? अच्छा, रिजर्व से कितना पैसा निकालेंगे, इस पे बेटा कंपनीज एक्ट में बना दिया गया है डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। इसमें लिखा है कि जनरल रिजर्व से कितना पैसा निकाल सकते हो, वरना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें से पैसे निकाल निकाल के एंजॉय करें। समझ आए? क्या कहानी अभी तक बताई मैंने? कंपनी का ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, खत्म होगा अगले साल 31 मार्च को। फिर पीएल बनेगा, तब पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, तब उससे कंपनी बांटेगी डिविडेंड। लेकिन जितना पिछले साल बांटा है उससे ज्यादा बांटना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है, नहीं बांटेंगे तो शेयर होल्डर शेयर बेच के भाग जाएगा, ऐसे में शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो अब कंपनी का प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो अगर एज्यूम कर लें कि कंपनी के पास जनरल रिजर्व पड़ा है, तो जनरल रिजर्व में हाथ लगाएंगे। हाथ लगाएंगे तो कंपनी का एक एक पैसा कहाँ खर्च होगा उसके पीछे लॉज हैं। तो जनरल रिजर्व में से कितना पैसा निकाल के डिविडेंड बांट पाओगे, उस पे क्या है? डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। इसमें जैसे लिखा है उतना ही पैसा निकाल सकता है कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड बांटने के लिए। समझ आई बात? तो इसमें क्या लिखा है हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं, उसी पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।
है समझ में? अब ये देखो ऐसे बेटा, देखो इसमें क्या लिखा है पहले, समझना बेटा। कहते हैं पहले ये पता कर लो, स्क्रीन पे देखना, पहले ये पता करो तुम्हारा पीएल कितना कम पड़ रहा है। अरे जितना कम पड़ेगा उतना ही तो जनरल रिजर्व में हाथ लगाओगे। तो मान लो इधर देखो, मान लो 50,000 का पीएल का पुराना बैलेंस पड़ा था और 20,000 करंट ईयर का हो गया, तो बेटा 70,000 अपने पीएल में पड़ा हुआ है, 70,000 पीएल में पड़ा है। अब जो डिविडेंड बांटा जाता है प्रेफरेंस वालों का फिक्स होता है, इक्विटी वालों का ज्यादा देना ही पड़ेगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए 10,000 प्रेफरेंस वालों को देना है और 1,20,000 अभी मैंने समझाया था एग्जाम्पल में, ये इक्विटी वालों को देना पड़ेगा। तो पैसे कितना चाहिए? 1,30,000। 1,30 में से आपके पास है कितना? 70,000। कितने कम पड़ रहे हैं? 60,000। तो वो यहां निकाल लेंगे 60,000। समझ में आया स्टेप 1? ठीक है, स्टेप 1 ये हुआ। पहले आप देखो आपके पीएल में बैलेंस कितना पड़ा है, फिर आपको कितने के डिविडेंड बांटने की जरूरत है, फिर दोनों को कंपेयर करके देख लो आपका कितना पैसा कम पड़ रहा है, उसे पता चल जाएगा कितना कम पड़ रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे यहां देखो। अब ये, अब डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल कहता है, स्क्रीन पे देखना, डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल कहता है ये निकालो ये निकालो, दोनों में जो लोअर होगा उतना पैसा जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में क्या किया? कैलकुलेट कर लिया कितना पैसा कम पड़ रहा है, व्हाट इज द डेफिसिट। अब क्या कर रहे हैं? अब कितना पैसा जनरल रिजर्व से निकालेंगे? दो कंडीशन है, दोनों पहले निकालोगे, दोनों में जो लोअर होगा उतना ही निकाल सकते हो। कहां लिखा है ये? डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014 में। समझ आए? अब सुनो क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व का 10% निकाल के लिख लो, या इक्विटी प्रेफरेंस जनरल रिजर्व का 10% निकाल लो, या इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं है उसका कितना निकालें? 15% जनरल रिजर्व में से माइनस, यहां माइनस कर लो बेटा, नहीं निकाल। समझे? अब दोनों में जो कम आएगा, दोनों जो में जो कम होगा उतना पैसा जनरल रिजर्व से निकाला जा सकता है। समझ आई बात? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। दोनों में जो कम होगा, अब डिजिट्स नहीं है अपने पास ना, और देखो कुछ बातें और है बेटा। ये देखो, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तभी हम जनरल रिजर्व में हाथ लगाएंगे, तभी जनरल रिजर्व में हाथ लगाएंगे। और कितना हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं, मेरी बात सुनिएगा, कितना हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं बताओ? इक्विटी को कितना डिविडेंड दिया जाता है? कुछ फिक्स होता है? पिछले से ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी बेटा एक रूल है, क्या? पिछले से ज्यादा तो कोई देता ही देता है, वो तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, नहीं दोगे तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा। अब ये ऐसे देखो, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे सकते हैं? 10%, या पिछले 3 साल का एवरेज, कम से कम उतना देना पड़ेगा। मतलब हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लें कि इक्विटी शेयर होल्डर हमारा शेयर बेच के भागेगा नहीं, है ना, तो ये क्या, इक्विटी जितनी है उसका 10%, या पिछले 3 साल का एवरेज जो उसका लोअर आएगा उतना तो देना ही पड़ेगा, या तो उससे ज्यादा दो। तो जनरली कंपनी क्या करती है? उससे ज्यादा देती हैं। अब बताओ पूरी सिचुएशन क्या पढ़ी है हम लोगों ने, फिर हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। बताओ मैंने क्या पढ़ा है? मैंने कहा कंपनी का ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होगा अगले साल 31 मार्च को। फिर यहां से बुक्स बनना शुरू होंगी, पीएल बनेगा, पीएल में पता चलेगा प्रॉफिट कितने का हुआ, तब एजीएम होगी, तब डिसाइड होगा डिविडेंड कितना बांटना है। अगर मान लो प्रॉफिट कम पड़ रहा है, डिविडेंड ज्यादा बांटना है, प्रॉफिट कम पड़ रहा है, तो कहां से हाथ लगाएंगे? जनरल रिजर्व से। कैसे लगाएंगे उसके बारे में बताता है डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। और वो क्या बताता है बेटा? वो कहता है पहले ये चेक करो पैसा कितना कम पड़ रहा है, ये निकाल लो। उसके बाद इक्विटी प्रेफरेंस और जनरल रिजर्व का 10%, या जनरल रिजर्व माइनस इक्विटी प्रेफरेंस का 15%, दोनों में जो लोअर आएगा उतना पैसा हम जनरल रिजर्व से निकाल सकते हैं।
समझ आया? क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10। चलो स्क्रीन पे देखिए, समझ में आ रहा है यहां तक? अब ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, देखो सब लोग, देखो लिखा है एकदम इत्मीनान से, जब मैं कहूंगा तब लिखना, नहीं तो। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कम पड़ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी का डिविडेंड के लिए प्रॉफिट पड़ रहा है कम, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल के बांटेंगे डिविडेंड। अब बताओ, जनरल रिजर्व में जैसे ही हाथ लगाएंगे कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाएगा? डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल 2014। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह रहा है उसी रूल के हिसाब से बताओ आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you are to ascertain the amount that can be withdrawn अप्लाइंग द कंपनीज डिविडेंड डिक्लेरेशन रूल। ये बेटा पुराना था, हम लोग अपडेटेड पढ़ेंगे ना। पहले क्या था? 75। अरे कंपनीज एक्ट भी पहले क्या पढ़ते थे? 1956। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पुराना है। अब ये देखो, ये हो गया। अब ये सब हम लोग को दे रखा है, अब हमें बताना है ये। अब बताओ पहला स्टेप क्या था? पहले चेक करेंगे प्रॉफिट कितना कम पड़ रहा है। तो कैसे चेक करोगे? इधर देखो, मैं समझाता हूं। देखो, आपके पास 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर है, तो 5 लाख का 8%, 40,000 देना ही देना है, ये तो देना ही देना है। फिर यहाँ देखो बेटा, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हम लोगों के पास दे रखे हैं 2 लाख के, है ना? तो अभी क्या पड़ा था? इक्विटी शेयर पे कितना डिविडेंड देना पड़ेगा पिछले साल से ज्यादा? वो नहीं पता चल पा रही है, तो पिछले 3 साल का एवरेज या 10%, दोनों में जो लोअर हो। पड़ा था क्या? इसमें पिछले 3 साल की जानकारी है, तो मजबूरी में क्या लगाओगे? 10% लगाओगे कि नहीं? अब बताओ कितने की इक्विटी है? 20 लाख। 20 लाख का 10% कितना बना? 2 लाख। 2 लाख एक, 40,000 एक, 240 देना है। और नेट प्रॉफिट कितना है? मात्र 1,02,000 का। पैसे कम पड़ गए? आए समझ में? चलो शुरू करते हैं, लिखिए पहला स्टेप। कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट इन पीएल। कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट इन पीएल। सबसे पहले पीएल में ओपनिंग बैलेंस, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। ये देखो, पुराना बैलेंस 18,000 का था इनका, लिखा है ना पीएल का क्रेडिट बैलेंस। और फिर इस साल का है 1,02,000, तो हम लिखेंगे 18,000 का ओपनिंग बैलेंस था। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,02,000। इसका टोटल आ गया बेटा 1,20,000। फिर निकालेंगे रिक्वायर्ड डिविडेंड। डिविडेंड कितना देना है? तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का निकालना होगा। 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, उसका 8%, 40,000। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का निकालेंगे। 20 लाख के बेटा इक्विटी शेयर है अपने पास, उसका 10% कितना हो जाएगा? 2 लाख।
टोटल आ गया 2,40,000। ये हो गया टोटल ए, ये हो गया टोटल बी। डेफिसिट इन पीएल, बी माइनस ए, माइनस करो 1,20। अब स्टेप 2 में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउड लिमिट क्या क्या पढ़ा था अभी? पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व का कितना 10%। 20 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व है 6 लाख का। इसका 10% 3,10,000। और दूसरा था बेटा जनरल रिजर्व में से माइनस कर देंगे 15% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जनरल रिजर्व है 6 लाख का, $2,25,000। देख लेना एक बार। ठीक है, लोअर ऑफ अबव is 2,25,000। In the given case, allowed limit is higher than required limit, so company can distribute its dividend from general reserve। चलो हो गया, कोई डाउट इसमें?
कुछ गलत आ रहा है क्या? ये इसको देखेंगे ना, इन दोनों में से जो लोअर होगा। वो तो बता रहा हूँ। ये समझ में है ये कैसे निकाला? ये समझ में है ये क्या हो गया? अब इधर देखो यहाँ। अब इन्होंने ये सब तो कुछ बताया नहीं है कि, देखो यहाँ पे, अब इधर देखो सब लोग, जनरल रिजर्व में इनके पास कितना पैसा पड़ा है? 6 लाख पड़ा है। 6 लाख पड़ा है तो 6 लाख में से ये 2,25,000 निकाल सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन इनको 2,25 की जरूरत ही नहीं है, इनको तो 1,20 ही चाहिए। तो इसका मतलब 1,20 तो आसानी से निकल जाएगा। मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं? 2,25,000। तो यहाँ तो 1,20 ही चाहिए ना। अगर अगर मान लो 2,25 से ज्यादा निकल जाता, कम पड़ जाता, तब फिर 2,25 ही हो पाता। मान लो इनको 3 लाख चाहिए होता, तो 3 नहीं निकाल पाते ना, कितना ले सकते? 2,25। समझ में है? वही यहाँ पे लिखवाया। इन द गिवन केस अलाउड लिमिट, अलाउड लिमिट का मतलब हुआ 2,25, इज हायर देन रिक्वायर्ड लिमिट। रिक्वायर्ड लिमिट का मतलब हो गया 1,20,000। सो कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट्स डिविडेंड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़े। चलो रूल 2, ये पहला रूल था। लिखिए हेडिंग रूल 2। रूल 2 लिखिए, डिविडेंड कैन बी पेड out of divisible profit only, ब्रैकेट में लिखिएगा, रूल 2 is applied before applying रूल 1 practically। आगे लिखेंगे as per the provision, dividend can be paid out of divisible profit only। divisible profit is the profit which is after providing depreciation for current year as well as unabsorbed depreciation of previous year। ठीक है, हो गया। अब इधर देखो, हम लोग पढ़ रहे थे
अगर कंपनी को प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो वो डिविडेंड कहाँ से बांटेंगे? तो आपने पढ़ा जनरल रिजर्व से बांटेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना बांटना है, उसका पहला रूल पढ़ा आपने, उस पे क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरे रूल में ये लिखा है बेटा कि डिविडेंड केवल डिविजिबल प्रॉफिट से देंगे। कहाँ से? डिविजिबल प्रॉफिट से। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? वो पैसा जो फ्री है, फ्री मतलब जनरल रिजर्व में, पीएल में जो पैसा होता है फ्री होता है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कहाँ यूज होगा, उसकी लिमिटेशन है तो वो भी रिजर्व। तो कहाँ से बांटेंगे? फ्री रिजर्व से बांटेंगे। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन बनेगा वो किस में बनेगा? रूल 1 पे बनेगा, रूल 2 पे नहीं बनेगा। अरे जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व ही तो है, ठीक है। और इसमें एक बात और लिखी है, एक बात और लिखी है, जब जब हम फ्री रिजर्व निकालेंगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे करंट ईयर का और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। कौन कौन सा बेटा? करंट ईयर का और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब देखो सीधी सी बात है भाई, करंट ईयर वाला तो माइनस होगा ही, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। पीएल में डेप्रिसिएशन डेबिट होती है कि नहीं? तो वो तो होगा ही होगा ना। अब ये आपके नहीं समझ में आ रहा होगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। इनकम टैक्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस पढ़ा, ठीक है। चलो अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो ऐसे, अब खूब ध्यान से सुनना सब लोग बेटा, थोड़ा सा ये बताओ। देखो कंपनी का पीएल तो बनता है वर्टिकल, लेकिन हम लोग हॉरिजेंटल बना के बताऊंगा तो समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो वैसे ही लगाएंगे। ये देखो ऐसे, मान लो किसी कंपनी का पीएल बन रहा है। अब मान लो इनके पास ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख का, ठीक है। अब बताओ इनके पास मान लो सारे इनडायरेक्ट खर्चे बेटा 60,000 के हैं, तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40,000 का आ रहा है ना। अब मान लो कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें नहीं लिखा था। अब अगर यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा जाए तो कंपनी का डेप्रिसिएशन ही बेटा 50,000 का है। अब बताओ अगर डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो प्रॉफिट छोड़ो नुकसान आने लगेगा, कितने का आएगा कि नहीं? तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा है, ये डेप्रिसिएशन 50,000 मत लिखो। है कितना? प्रैक्टिकली कितना है? 50,000। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बनेगी वैसे बनाओ, अकाउंट में तो लिखा ही जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 50 मत लिखो, वो कहते हैं उतना लिखो जिससे घाटा 0 हो जाए, नुकसान ना आ जाए। तो उस हिसाब से कितना लिखवाएंगे? 40,000। बोलो बेटा 40 लिखवाएंगे तो नुकसान नहीं आएगा, चलो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन मेरे पास 10,000 की डेप्रिसिएशन रह गई, तो हम कहते हैं बताओ उसको कब दिखाएं? वो कहते हैं अगले साल दिखाना। किस नाम से? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। किस नाम से बेटा? लेकिन ये सब कहाँ होगा? इनकम टैक्स में। अपना अकाउंट जैसे चलता है वैसे चलेगा। तो हम एक सवाल पूछेंगे, बताओ अगले साल भी अगर नुकसान हो गया तो? हो सकता है ना। तो कहेंगे उसके अगले साल, हम कहेंगे फिर नुकसान हो गया तो कहते हैं इनफाइनाइट ईयर्स तक ले जाओ आगे तुम। समझ आया? तो इसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता तो वो भी यहाँ पे दिखाया जा सकता। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, यहाँ देखो सब बच्चे देखना, बताओ पुराना पीएल का बैलेंस कितना था? 18,000। करंट ईयर का कितना बना है? 1,2। तो पीएल हम लोगों ने कितना निकाल लिया था? 1,20 का। अब मान लो इसी में एक पॉइंट डाल देता, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 40,000 का है, तो हम क्या करते? उसको भी 40,000 इसी में सेट ऑफ करते, तब ये घट के कितना रह जाता? 80,000। समझ आया? और एक पॉइंट डाल देता, कहता ये जो नेट प्रॉफिट ये करंट ईयर वाला है ये बिफोर डेप्रिसिएशन है। कैसे है? मतलब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं घटी। और कहता 20,000 की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है, तो 20,000 वो भी घटता, तब ये घट के कितना रह जाता? अब बात समझ में आई? तो व्हाट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इन अकाउंट्स, इट एग्जिस्ट इन टैक्सेशन। ये वहां का कंसेप्ट है। अकाउंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक पीरियड का खर्चा उसी साल दिखाओ, पढ़ते हो ना, ठीक है।
तो वो इनकम टैक्स में होता है। तो ये भी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ लिया, ये क्या होता है, समझ आया कि नहीं आया? अब आओ यहाँ देखो बेटा, देखो चैप्टर चल रहा है कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा, कंपनी की बैलेंस शीट पीएल कैसे बनेगी। तो उस पे 4 एडजस्टमेंट करने हैं। पहला हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था, दूसरा कर लिया, अब तीसरा करने जा रहे हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पूछा नहीं जाता, ये AS22 है, जब उसको पढ़ेंगे तो वहां इसका एप्लीकेशन आएगा। तो ये वाला पढ़ के डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कंपनी का पीएल कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हेडिंग बनाओ जरा। कंसेप्ट 3 है बेटा, कंसेप्ट 3 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंसेप्ट 3 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, या इसी का दूसरा नाम है कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स। शॉर्ट में इसको डीडीटी या सीडीटी बोलते हैं। लिखो बेटा, 3 पॉइंट है, लिख लो, फिर समझाता हूं। नंबर 1, एज पर द प्रोविजन CDT is not paid on income, it is paid on dividend distribution. If company does not distribute dividend in any year, then there will be no liability for CDT. Second point beta, it will be disclosed in PL appropriation account where dividend is disclosed. Number 3, it is calculated as डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15% इंटू 15%, सरचार्ज लगेगा इस पे 12% का,
एजुकेशन सेस लगेगा 4% का। हो गया। चलो अब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, सुनो। कोई भी इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने पास नहीं है और इसकी बस वर्किंग है, तो समझिए फटाफट। देखो अभी तक जितने कंसेप्ट हम लोगों ने किए, देखो इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे, है ना। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। इस पे किया आपने, किस पे था, रूल नंबर 1 पे था, 2 पे नहीं था, है ना। और ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, तो इसके बाद डायरेक्ट ये करना होगा। अब देखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले होता क्या है, ध्यान से सब बच्चे समझना। पहले मैं बताऊं ये होता क्या है, तब बताते हैं। देखो बेटा, अब सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनोगे। जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, एफएम, तो उसके जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें टैक्स आता है 50% का, टैक्स रेट 50% क्वेश्चंस में दिया होता है। मुझे बताओ, इनकम टैक्स पढ़ रहे होगे ना सब लोग ग्रुप में। अब ये बताओ मैक्सिमम रेट क्या पड़ा है, हाईएस्ट रेट कितना होता है, 30% का। मैक्सिमम स्लैब रेट कितना जाता है, 30%। तो इनकम उसमें एफएम में 50% कैसे आ जाता है, उससे भी ज़्यादा आता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बेटा, हम लोगों के इंडिया का जो टैक्स का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि अगर एक व्यापारी ईमानदारी से टैक्स दे, तो 100 रुपये अगर वो कमाएगा तो 52 रुपये सरकार के पास, 48 उसके पास। अगर उसने 100 रुपये का प्रॉफिट कमाया और ईमानदारी से टैक्स दे दे, तो 52% किसके पास जाता है, सरकार के पास। 48% रह जाएगा उसके पास। क्यों, रेट्स ज़्यादा हैं, ऑब्लिगेशंस ज़्यादा हैं। तो एक ये भी राय दी जाती है, मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि रेट्स को रिड्यूस अगर कर दें तो कलेक्शन ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो हर आदमी चोरी करता है, कम होगा तो हर आदमी देना चाहेगा, तो उसमें कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब देखो कैसे होता है बेटा, देखो बताओ। जैसे मान लो मैं ये कैलकुलेटर खरीद के बेचता हूँ, इस पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ इसका, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा 30% के आसपास। अब बताओ, जब बेचेंगे तो जीएसटी अलग लग रहा है। ये कैलकुलेटर अगर मैं बनाऊंगा तो बनाने पे एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, सिर्फ बनाने पे, बिके चाहे मत बिके। आपने बना दिया, एक्साइज ड्यूटी आपको देनी है। हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उस पर हम टैक्स देंगे। हर एक मोबाइल में छोटा सा टॉपअप करते हो तो उस पर भी टैक्स देते हो कि नहीं देते हो, समझ आया ना। तो ऐसे कंपनी के सारे टैक्सेशन जोड़ लिए जाएं तो वो होते हैं 52%। 30% तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स हुआ ना, जीएसटी तो पूरा इनडायरेक्ट बचा ही है, समझा है। और एक टैक्स और सुनो जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। अब देखो क्या होता है कंपनी में। कंपनी पहले अपना माल बेचती है, सेल कर दिया कंपनी ने, सेल में से वो अपनी कॉस्ट की पेमेंट कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उन्होंने अपनी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट थी वो घटा दिया, तो उनका निकल के आ गया प्रॉफिट। अब बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो जो बचेगा इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन। ये क्या चीज हुई, ये देखो इधर बताओ, ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, सेल आती है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती है, डायरेक्ट खर्चे आते हैं, और इनको घटाने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हो, ग्रॉस प्रॉफिट। एज्यूम करो एक सिचुएशन, कंपनी के पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है,
अज्यूम करो, तो सेल में से परचेज घटेगी, डायरेक्ट खर्चे घटेंगे, तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ये सब डायरेक्ट ही होते हैं। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो खर्चा बढ़ जाए, प्रोडक्शन घटाने पे जो कम हो जाए, वो क्या है? होगा। अच्छा वेरिएबल क्या होता है? वो भी तो यही होता है, प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो बढ़ जाए, प्रोडक्शन घटाने पे जो घट जाए, वही क्या होता है? वेरिएबल। तो ये जो डायरेक्ट है इसी को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो सेल में से जब वेरिएबल घटाते हो तो क्या बचता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। उसी को यहां बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। समझ में है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से फिक्स्ड खर्चे घटेंगे। फिक्स्ड खर्चे तो इनडायरेक्ट होते हैं, फिक्स्ड माइनस करते हैं बेटा, तो आता है हम लोगों के पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है? कम ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी ने माल बेचा, सारे लागत घटा दी, जो बचा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सरकार कहेगी लाओ टैक्स दो हमको। अब हम यहां से सरकार को टैक्स देंगे, मान लो 30% के स्लैब में है, तो 30% सरकार लेके गई। अब जो बचा अपने पास बेटा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलोगे? ठीक है। अब सुनो, अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। आपने पढ़ा है ना, प्रेफरेंस को इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है, तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। जो पैसा बचेगा बेटा वो अर्निंग फॉर इक्विटी होता है। क्या होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी। इक्विटी वालों के लिए कंपनी ने ये बचाया, लेकिन ये बटेगा नहीं, इसी में से रिजर्व एंड सरप्लस बना लिए जाते हैं। और कहां से बनाओगे? यहीं से तो बनेगा। फिर जो बचेगा बेटा वो इक्विटी के पास जाता है। कहानी समझ में आ रही है? इसी से रिलेटेड है अपना टॉपिक, इसीलिए बता रहा हूं। देखो, कंपनी पहले माल बेचेगी, उसमें से अपनी लागत घटा दी, तो जो बचा वो क्या हो गया? प्रॉफिट। फिर कंपनी ने टैक्स दे दिया इनको, अब क्या बचा? प्रॉफिट। अब कंपनी क्या देगी? प्रेफरेंस डिविडेंड। देने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी के लिए है, उसी में से रिजर्व बन जाएगा, जो बचेगा वो इक्विटी में बांट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको बोलते हैं अर्निंग पर, मतलब ये इक्विटी को जो डिविडेंड दिया वो हुआ। अच्छा बताओ, मुझे इतनी बात समझ में आ रही है? अब एक नई बात सुनो। बताओ, इस पूरे चार्ट में सरकार को टैक्स जा चुका है कि नहीं? जा चुका है ना। लेकिन अब अपने यहाँ का नियम देखो, सरकार कहती है भले तुम टैक्स दे चुके हो, लेकिन अगर तुम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दोगे तो हम इस पैसे पे दोबारा तुमसे टैक्स लेंगे, जिसको बोलते हैं सीडीटी या डीडीटी। समझ आ रहा है? बताओ, कंपनी टैक्स दे चुकी थी ना पहले, सरकार क्या बोलती है? अगर तुम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दोगे तो जितने का डिविडेंड दोगे उस पे हम तुमसे सीडीटी लेंगे 15% का। अब देखो कंपनी को कैसे पकड़ रखा है। अभी बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड ना दिया जाए? इज इट पॉसिबल? उनको जाएगा तो सरकार को भी पैसा जाएगा। और डिविडेंड किसको दिया जाता है? मालिक को। सरकार अनायास मालिक बनी बैठी है हर कंपनी में, 15% की हिस्सेदारी। समझ आया बेटा? तो ये जो डिविडेंड जाता है इसी को क्या बोलते हैं? सीडीटी या डीडीटी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे देन वी हैव टू पे सीडीटी और डीडीटी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं देंगे तो वी डोंट हैव टू पे सीडीटी और डीडीटी। लेकिन अगर एक बार प्रेफरेंस शेयर से पैसे उठा लिए हैं तो कैसे भाग जाओगे? देना तो पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली सरकार कह रही प्रेफरेंस से पैसा ही मतलब। बोलो सब लोग, ठीक है? तो मैं आपको इसी के बारे में पढ़ा रहा हूं। पहले बताओ समझ में है व्हाट इज सीडीटी, व्हाट इज डीडीटी? अब ये देखो बेटा, ये है सीडीटी, ये। अब ये हम लोगों ने लिखा, ये कहाँ लिखा है बेटा? ये लिखा है आपके इनकम टैक्स में सेक्शन 115 ओ 115 ओ में इसकी कैलकुलेशन लिखी है। समझ है? तो ये कैसे पे होता है? अब ये देखो क्या लिखा है हमने, एज पर द प्रोविजन ऑफ सीडीटी, as per the provision, CDT is not paid on the income, it is paid on the dividend distribution। जितने का प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देंगे उस पे लगता है ना सीडीटी, प्रॉफिट पे नहीं लगता। अब सोचो, जीएसटी अलग दे रही है कंपनी,
एक्साइज अलग देगी, कस्टम्स अलग देगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पैसे अलग देगी, 15% का डिविडेंड यहां तैयार रखा है वो अलग देगी। फिर देखो बेटा, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी तो उसको सीडीटी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बांटेगी कैसे नहीं, अगर प्रेफरेंस से पैसे उठाए हैं तो देना तो पड़ेगा, सरकार ने रूल ही ऐसे बनाए हैं। अब ये देखो, तो तो इसको कहां दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में। सीडीटी को कहां दिखाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में बेटा। अच्छा अब ये देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, बस आप ये समझ लो। ये देखो सेक्शन 115O में लिखा है, ये ऐसे कैलकुलेट होगा। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो किसी कंपनी ने, बेटा इसी बगल में लिख रहा हूं देखो, मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख, मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख, ऐसे कर लें, 85,000 का मान लो डिविडेंड बांटा किसी कंपनी ने। मान लो आप लोग मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैंने आपको 85,000 का डिविडेंड दिया, तो सरकार को सीडीटी कैसे जाता है, सरकार ऐसे कहेगी देखो 85 तुमने दिया है, तो इसमें से मान लो ये 100 के बराबर है, मान लो ये 100 के बराबर है, तो कहेंगे 100 में से 15 तो हमारा था। रेट क्या है सीडीटी का, 85 ना, तो 85 से डिवाइड करवाएंगे बेटा, तो ये जब इसको काटोगे 1000 आएगा, जानबूझ के फिगर मैंने वैसे ली, आएगा ना। कहेंगे अब 1000 का 15% कितना बना, 1000 का 15%, ये हो गया 85,000 डिवाइडेड बाई 85, 1000 करेक्ट है, इसका 15%, ये आ गया 150। कहेंगे ये, अब कहेंगे इस पे सरचार्ज लगेगा कितना, इसका 12%, इसका 12%, ये हो गया 18 रुपीज। फिर कहेंगे इस पे एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, निकाल लेंगे 4%, सब जोड़ लेंगे, जितना बनेगा उतना जाएगा सरकार को सीडीटी। सीडीटी की कैलकुलेशन ऐसे होती है। क्या हम ये बोल सकते हैं द डिविडेंड इज एज्यूम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ सीडीटी। मान लिया ना 100 शेयर होल्डर के, उसमें से 15 सरकार का उसी में था, समझ आए बेटा, ऐसे ये कैलकुलेट होता है। चलो फिर से बताओ, व्हाट इज सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस पे दिया जाता है, जितना प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे उस पे सरकार को हमें देना होगा सीडीटी। क्या रेट है, 15% का। कहां कैलकुलेशन लिखी है, सेक्शन 115O में, इनकम टैक्स एक्ट। क्या कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है कि जो भी हम डिविडेंड देंगे उसको 100 में से 15, 85 के बराबर माना जाएगा, ठीक है। 80, ये देखो गलत निकाल दिया बेटा, तो मैं यहां फिर से बता देता हूं, चलो पहले समझ लेते हैं। उसको 85 के बराबर माना जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा, सरचार्ज और एजुकेशन से ऐड करके ये हो जाएगा। जो हम लोगों ने इमेजिनरी फिगर्स ली थी उसके हिसाब से देखो, ऐसे 85,000 का मान लो डिविडेंड बांटा, तो 85,000 को 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 से करेंगे डिवाइड, तो ये देखो ऐसे बेटा, 100 माइनस 15 मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां देखना, तो 100 माइनस 15, तो ये 85 आएगा। क्या आपको समझाने के लिए डायरेक्ट 85 लिख दूं, तो बेटा ये 85 नहीं लिखा जाएगा, ये 85% लिखा जाएगा, समझ आया। और अगर कैलकुलेटर पे हम लोग 85,000 को डिवाइड कर लें 85% से, इट इज 1 लाख, ये आया 1 लाख। अब सरकार कहेगी इसका 15%, 15,000 उनका हो गया ना, सीधे 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 हो गया ना कि 1 लाख देना था, तो 15 हमको दो, 85 उनको दो। समझ आए कहने का क्या मतलब हुआ। मान लो इधर देखो, मान लो 10 लाख रुपए आप लोगों से लिए मैंने, यू ऑल आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और 10% का कमिटमेंट है, तो 10 लाख का 10% कितना बना, 1 लाख। तो मुझे आपको कितना देना चाहिए, 1 लाख, लेकिन कितना दे पाऊंगा, 85,000। 15% कौन ले जाएगी, सरकार। और 15% नहीं, अभी इस पे 12% लगवाएंगे, क्या, एजुकेशन सेस, तो सरचार्ज 4% का सेस, तो वो 20,000 के आसपास लेके जाएंगे। समझ आई बात, ऐसे कैलकुलेट होता है सीडीटी और डीडीटी। कोई डाउट, ठीक है। कहां लिखा है इसका कैलकुलेशन,
सेक्शन 115 ओ में ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कब देना होगा सीडीटी? जब हम प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे। कब नहीं देना होगा? अगर हम डिविडेंड नहीं देते। और प्रेफरेंस में क्या पढ़े हो बचपन से आज तक? ज्यादा यही होता है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। इस साल का अगले साल दोगे, देंगे तो है ही, तो इस साल वाला टैक्स डबल होके देंगे अगले साल। ठीक है, तो इसमें बेटा इतना ही था। इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है अपने पास। अब आगे लिखो जरा, कंसेप्ट 4। डेफर्ड टैक्स। इसमें लिख दो, we will study it under accounting standard 22। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में हम लोग पढ़ेंगे इसको। हो गया? अब आ जाओ, ये देखो चारों कंसेप्ट हो गए, मैनेजरियल, डिविजिबल, डीडीटी और डेफर्ड। अब हम आ गए शेड्यूल 3 पे। हेडिंग बनाओ सब बच्चे। कंसेप्ट नंबर 5, शेड्यूल 3। ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट लिखिए। कवरेज में डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन ए, डिवीजन बी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इससे पहले थोड़ा बहुत तो बैलेंस शीट कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा ना कंपनी का? बोलो, ये बताओ सबसे पहले क्या आता है? हम्म, सबसे पहले एसेट आता है कि लाइबिलिटी आता है? बोलिए। लाइबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले लाइबिलिटी, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आता है ना। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो इधर, देखो बेटा, मैं बार बार आप लोग से कहता हूं, हम लोग के अकाउंट में टैक्स है, टैक्स में लॉ है ना, ये वही हो रहा है। अब बताओ बैलेंस शीट कैसे बनेगी? ये किसको बताना चाहिए? अकाउंट को। लेकिन किसकी बैलेंस शीट बना रहे हो? कंपनी की। तो कंपनीज एक्ट कहता है जैसे हम बताएंगे वैसे बनेगी। अब कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? ये कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में लिखा है। कहां लिखा है? शेड्यूल 3 में। समझ आया? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, देखो शेड्यूल। अब बताओ कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कहां लिखा है? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 किस चीज का? कंपनीज एक्ट का। ठीक है, अब सुनो, कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 है उसमें बैलेंस शीट की दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। कौन कौन सा बेटा? डिवीजन ए और डिवीजन बी। देखो इधर, जो शेड्यूल 3 है इसमें दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। जो छोटी कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, उस पे लगता है डिवीजन ए। क्या लगता है उस पे? जो बड़ी कंपनी है, नॉन एसएमसी,
नॉन स्मॉल एंड मीडियम, अभी लिखवा रहा हूं देखते जाओ। उस पे लगेगा डिवीजन बी। चलो बताओ फिर से, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 ऑफ व्हाट? ठीक है, उसमें कितने डिवीजन है? कौन कौन सा? डिवीजन ए में किसके लिए लिखा हुआ है? एसएमसी। एसएमसी मतलब छोटी कंपनी। डिवीजन बी में क्या लिखा है? नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी। आपने बचपन से लेके आज तक जो पढ़ा वो छोटी कंपनी पढ़ा। अभी भी जो पढ़ने जा रहे हो किसकी पढ़ने जा रहे हो? छोटी कंपनी की। समझ आया बेटा? जब फाइनल्स में पहुंचोगे तब क्या पढ़ोगे? डिवीजन बी। डिवीजन बी में किसका बनेगा? बड़ी कंपनी का। आई बात समझ में? बताओ, अडानी वाली कंपनी क्या लगता है, छोटी है बड़ी है? बड़ी है। अच्छा, अब इधर देखो जरा स्क्रीन पे। अब मैंने अभी निकाला, ये उनकी बैलेंस शीट है, जरा देखना सबसे पहले क्या लिखा है? आपने क्या पढ़ा है? लायबिलिटी। नीचे देखो, एसेट के बाद वो ब्लू कलर में उधर क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। बाद में लिखा है, चेंज है। और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ चेंज है। समझ आई बात? डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ इसमें चेंज है। और ये है अडानी की बैलेंस शीट। तो ये किस में आएंगे? एसएमसी, नॉन एसएमसी? समझ आया? तो इनकी किसे बनी होगी? डिवीजन बी। हम कौन सा पढ़ेंगे? ए। समझ आया? तो इसलिए कह रहा हूं कि इसको पढ़ने के बाद नेट वेट पे कहीं पे किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देख सकते। जो एसएमसी होगी वही अपने सिलेबस में है, हम उसी का देखेंगे। कहानी समझ में आई? मैंने क्या पढ़ाया था? बड़ी कंपनी पे क्या लगता है? इंड एस। छोटी कंपनी पे क्या लगता है? एएस। तो हम लोग पढ़ते हैं एएस वाली एंड सो ऑन। तो अब ये देखो यहाँ आओ। अब बताओ, शेड्यूल 3 में कितने डिवीजन हो गए? 2, ए एंड बी। अपने सिलेबस में कौन सा है? नॉलेज के लिए बता दिया, डिवीजन बी। लिखो नीचे। शेड्यूल 3 में 2 डिवीजन। डिवीजन ए, डिवीजन बी। फाइनल अकाउंट्स रूल एज पर कंपनी एएस रूल 2006 फॉर एसएमसी। फाइनल अकाउंट रूल एज पर इंड एस रूल 2015 फॉर नॉन एसएमसी। डन बेटा? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से 3-4 बातें मैं बताऊंगा, सुनो, फिर तब आगे बढ़ा पाएंगे। बताऊं? अच्छा, अब जितने सवाल मैं पूछूंगा सब लोग उसका जवाब देना, इन्वॉल्व रहना, तो ही समझ में आएगा, ठीक है? खाली रट लेने से काम नहीं बनेगा। अब बताओ मुझे, खूब ध्यान से सुनिएगा।
ये बताओ, जैसे मान लो आपके पास एक क्लाइंट आता है, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो कहता है हमको अपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं, फाइनल अकाउंट बनाने हैं। तो मैंने जब उनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा तो वो कंपनी है और वो एसएमसी है। अब बताओ, जब इनका मैं पीएल बनाऊंगा तो आप बताओ ये हॉरिजेंटल बनेगा वर्टिकल बनेगा? वर्टिकल बनेगा, वर्टिकल ही तो बनता है कंपनी का। अच्छा, इनकी बैलेंस शीट भी, फिर से मेरी बात सुनिएगा, मेरे पास कोई क्लाइंट है, इन्वॉल्व है ना बेटा, देखो ये सब छोटे छोटे डाउट्स हैं, मन में आते हैं, फिर उसमें दिक्कत होती है। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, वो कंपनी है, वो कहता है हमारा फाइनल अकाउंट बना दो, तो मैं उसका, वो एसएमसी है तो उसका पीएल, उसकी बैलेंस शीट मैं बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? जैसे शेड्यूल 3 में लिखा है, बोलो, शेड्यूल 3 में जैसे लिखा है वो बनाएंगे। खूब ध्यान से बेटा बात सुनना। अभी बताओ, शेड्यूल 3 में ये लिखा है कैसे बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन बेटा बैलेंस शीट और पीएल में इनकम क्या होगी, खर्चा क्या होगा, एसेट क्या होगा, लाइबिलिटी क्या होगा, ये सब अकाउंट में पढ़ाया जाता है। फाइन, समझ रहे हो मेरी बात? व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, ये तो अकाउंट्स बताता है ना, ये शेड्यूल 3 थोड़े ना बताता है। शेड्यूल 3 एक प्रेजेंटेशन बताता है कि प्रेजेंटेशन ऐसे होनी चाहिए। बाकी बेटा हम लोग अकाउंट के हिसाब से काम करेंगे ना। जैसे सुनो, कंपनी के पास स्टॉक कितना बचा है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से निकाला जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पे एएस कौन सा लगता है? एएस 2 लगता है ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब हम बैलेंस शीट और पीएल बनाएंगे तो अब बताओ, अकाउंट के एएस लगेंगे। अब प्रेजेंटेशन किसकी लगेगी? शेड्यूल 3 की लगेगी। ठीक है। अरे करंट और नॉन करंट एसेट क्या होता है ये शेड्यूल 3 में थोड़े ना लिखा है, वो तो अकाउंट में पढ़ाया जाता है ना। 12 महीने से ऊपर रोकोगे तो नॉन करंट हो गया, अदरवाइज करंट एसेट हो गया। आई बात समझ में? बोलो बेटा। तो इसका मतलब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अकाउंट का भी कंसेप्ट लगेगा और कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 का भी कंसेप्ट लगेगा। समझ आ रहा है सबको? अब ध्यान से मेरी बात सुना, ये कहीं लिखा नहीं है बेटा, बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। अब सुनो, कभी कभी ऐसा होता है अकाउंट के कंसेप्ट और कंपनीज एक्ट के कंसेप्ट आपस में टकरा जाएंगे, तो हमेशा कंपनीज एक्ट भारी पड़ेगा। कौन भारी पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। समझे? अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है ये वाला नोट्स टू अकाउंट्स और बनाओ तो वो बनेगा। मान लो कोई एडिशनल नोट्स टू अकाउंट्स आ गया, मान लो कंपनीज लॉ अभी अमेंड हो जाए, आ जाए ये नोट्स टू अकाउंट्स और बनाओ तो बनेगा। अभी उसमें आ जाए कि नहीं नोट्स टू अकाउंट डिलीट मार दो, शेयर कैपिटल वाला मत बनाओ, तो नहीं बनेगा। हर हालत में भारी कौन पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। समझ आए? ये 3 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या क्या पॉइंट है? प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये कहाँ लिखा है? शेड्यूल 2 में। लेकिन क्या प्रेजेंटेशन होगी ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। लेकिन अब अकाउंट का कंसेप्ट तो अकाउंट्स का ही लगेगा ना। एसेट लाइबिलिटी और इनकम एक्सपेंडिचर वो तो वैसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट मान लो अमेंड हो गया, उसमें आ गया ये वाला नोट्स और बनेगा, तो फटाफट अकाउंट्स उसको ओबे करेगा। अगर आ गया ये डिलीट हो जाएगा तो वो हटा दिया जाएगा। लेकिन हर हालत में भारी कौन पड़ेगा? कंपनीज एक्ट। उस कंपनीज एक्ट को हम लोग बोलते हैं कंपनी एएस रूल 2006। क्या बोलते हो? समझ आया? जब मैं बोलूंगा कंपनी एएस रूल 2006 तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट। आगे बढ़े, लिखो। हेडिंग बनाओ, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवीजन ए as per the provision of Schedule 3 following general instruction should be considered prior to
अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट। पहला, if there is any difference in schedule 3 and company as rule 2006 regarding presentation of any item then we apply AS rule 2006. It means AS rule shall prevail in any case यही तो बताया था बेटा, अगर अकाउंट और कंपनीज एक्ट आमने सामने आए तो किसकी सुनी जाएगी। ठीक है, और सुनो, कंपनीज एक्ट ये ताकत रखता है कि कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं ना, ऐड करा देगा, डिलीट करा देगा, रीनेम करा देगा। कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हो जाए, आ जाए अभी कि शेयर कैपिटल वाला जो बनता है उसका नाम हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उस नोट का नाम हम लोग क्या रख देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन चलेगी किसकी, कंपनीज एक्ट की। लिखो सेकंड पॉइंट में, वी कैन ऐड, डिलीट और रीनेम any heading in balance sheet or PL if it is required by AS rule 2006. As per schedule 3, the entity is required to prepare notes to accounts for cross verification but disclosure required by AS rule 2006 as additional disclosure। अब ये बताओ, फाइनल अकाउंट चैप्टर सबने पढ़ा ही है कभी ना कभी, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। उसमें जब बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग तो क्या नोट्स टू अकाउंट बनाते थे बेटा, कभी नहीं बनता था, सीधा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते थे। अरे फाइनल अकाउंट वाले सवाल फाउंडेशन में पढ़े हैं सबने, ठीक है, 11th-12th में पढ़ा, कभी उसमें नोट्स टू अकाउंट बनता था, कभी नहीं बनता था। अब सोचा कभी क्यों नहीं बनता था, ध्यान से मेरी बात सुनना,
कोई जरूरी थोड़े ना है कि नोट्स टू अकाउंट से बैलेंस शीट बनती है। कंपनी में होता है ऐसे है, ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो अकाउंट के हिसाब से बनेगी। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, ये शेड्यूल 3 में लिखा है, समझ आया? इसलिए हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। सबको समझ में आ रही बात? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में नहीं बनाते तब भी तो बैलेंस शीट टैली कर जाती है, एनपीओ में नोट्स टू अकाउंट नहीं बनता तब भी तो मैच कर जाती है। और कई जगह बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई, हर जगह मैच कर जाती है। तो आखिर यहाँ क्या समस्या आती है? यहाँ कहाँ लिखा है? शेड्यूल 3 में लिखा है कि नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, इसलिए हम लोग को बनाना होता है। आई बात समझ में? तो 3 बातें मैंने बताई। पहला, कहीं अकाउंट और कंपनीज एक्ट आमने सामने आएगा तो कौन प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट कहता है तो एक नया हेड या आइटम ऐड हो सकता है, डिलीट हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। और जो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, वो किसकी वजह से बनाते हैं? कंपनीज एक्ट की वजह से बनाते हैं। अदरवाइज बैलेंस शीट हम बिना उसके भी मैच करा देंगे। अरे चैप्टर पढ़ते हो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उसमें तो कुछ होता ही नहीं, बैलेंस शीट तो तब भी मैच हो जाती है, उसमें तो जानकारी ही अधूरी दी जाती है। समझ आया बेटा? तो जो नोट्स बनता है वो किसकी वजह से बनता है? शेड्यूल 3 के हिसाब से। बताओ कौन सी डिवीजन पढ़ रहे हो, ए या बी? ए। बी किस पे लगेगा? नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी मतलब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी? बड़ी कंपनी। चलिए हेडिंग बनाइए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। एक हम लोग का पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक नोट का कॉलम आएगा, और अमाउंट के 2 कॉलम, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। ए पॉइंट, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी,
other long term borrowing long term provision current liability short term borrowing trade payable other current liability short term provision इसका टोटल करेंगे अगली हेडिंग होगी एसेट्स नॉन करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एसेट intangible asset capital work in progress intangible asset under development non current investment deferred tax asset long term advances other non current asset current asset current investments
इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। लिख लिया। अब आज बेटा यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कल।